मित्रों, आज 5 राज्यों का कैंपेन उत्तर प्रदेश में कैंपेन समाप्त होने के साथ समाप्त हो रहा है। ये 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक वैज्ञानिक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन कर जनसंपर्क का ये लोकतंत्र के महोत्सव में बहुत अच्छा और सफल प्रयास किया है। जैसे कि हमारी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, जनसंघ के समय में चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विचारधारा के प्रमुख मुद्दे, हमारी चुनी हुई सरकारों की कामगिरी, ये जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सुनकर जब नई सरकारें बनती हैं तब इसके आधार पर नीति निर्धारण कर ये समस्याओं के समाधान की दिशा में जाना। तो एक प्रकार से बूथ स्तर से लेकर प्रधानमंत्री जी, हमारे सर्वोच्च नेता तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, सभी कार्यकर्ता एक ही लय के साथ, एक ही स्पीड के साथ, एक ही दिशा में अलग अलग माध्यम से जनसंपर्क करते हैं। एक प्रकार से आजाद भारत के इतिहास में ये चुनाव अपने आप में एक थोड़ा नया प्रकार का, थोड़ा विचित्र प्रकार का भी प्रचार अभियान रहा, क्योंकि चुनाव प्रचार के एक हिस्से पर कोरोना की तीसरी लहर की परछाई रही। सौभाग्य से देश उसमें से बहुत जल्द उभर कर बाहर आया और जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होता गया, चुनाव आयोग ने भी रिलैक्सेशन देकर चुनाव प्रचार को पूर्ववत स्थिति में लाया। और लगभग मैं कह सकता हूं कि 5 राज्यों में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी तक सभी लोगों ने एक वाक्यता के साथ प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के चुनावी मुद्दों को और हमारे उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है। और मैं 5 राज्यों में मैं भी प्रचार अभियान में नड्डा जी के नेतृत्व में जुड़ा रहा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को 5 राज्यों में जनता ने एक बहुत अनुकूल प्रतिसाद दिया है। लगभग 7.5 साल से ज्यादा समय से देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार देश के 80 करोड़ लोगों को इस बात का एहसास दिलाया है कि कोई चुनी हुई सरकार उनके जीवन स्तर को उठाना चाहती है। गरीब कल्याण की कई सारी योजनाएं जो 75 साल में सरकारें गरीबों तक नहीं पहुंचा सकी, छोटी छोटी परंतु जीवन में महत्वपूर्ण बातें, जैसे गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली की उपलब्धता, शुद्ध पीने का पानी, उनको 5 लाख तक का सभी खर्च माफ करने वाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड, कोरोना के समय में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना, करोड़ों लोगों को घर उपलब्ध कराना, सिर्फ 22 रुपया में बीमा का कवरेज देना, ऐसी कई योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और मोदी जी ने जिस संवेदना के साथ इन योजनाओं का ताना बाना बुना, इतनी ही तीव्रता के साथ और बारीक आयोजन करते हुए योजनाओं को नीचे तक पहुंचे, इसके लिए खुद व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इसकी चिंता करी है, इसका फॉलोअप करा है। इसके साथ साथ हम 4 राज्यों में सरकार में थे। चारों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्रियों ने
इस योजनाओं को गरीब तक पहुंचे, इसके लिए राज्य की मशीनरी को नीचे पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है और ये योजनाएं नीचे तक पहुंची है, स्पष्ट रूप से चुनाव अभियान में देखा जा सकता था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी जहां वो योजनाएं बहुत पुराने, ऐसा अनुभव है कि योजनाएं कागजों पर रह जाती थी, वो योजनाएं नीचे इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई पड़ती है। किसी के घर में चले जाइए तो उनके कहिए, पूछे कि माई क्या मिला, तो उसने कहा मुझे तो सब कुछ मिला है, घर भी दे दिया, गैस भी दे दिया, टॉयलेट भी दे दिया, शुद्ध पीने का पानी भी आता है, मेरे पास गाड़ी भी है और चूल्हा चलाने के लिए मोदी ने अनाज भी भेजा है। जब ये सुनते थे तो सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के नाते खूब संतोष और आनंद का अनुभव होता था। इसके कारण स्वाभाविक रूप से ये पांचों राज्यों में नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता आजाद भारत के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से ऊपर चरम सीमा पर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इस चुनाव में दिखाई पड़ा है। और मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम चारों राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और पंजाब में हम हमारी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। पंजाब में पहली बार हम गठबंधन के नेता के रूप में, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़े हैं। मित्रों, मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आया है। सभी हेड, चाहे खून का हो, बलात्कार का हो, अपहरण का हो, धाड़ का हो, लूट का हो, सभी हेड में 30% से लेकर 70% की कटौती दिखाई पड़ी है। 700 दंगे जिस प्रदेश में होते हैं वहां एक भी दंगा करे बगैर 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। सारे माफिया कानून के तहत आज जेल में बंद दिखाई पड़ते हैं और महिलाएं, विशेषकर बच्चियां, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। एक इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव असर उत्तर प्रदेश की चुनाव में हमने देखा है। गरीब कल्याण की सभी योजनाओं को जो मोदी जी ने यहां से भेजी, योगी जी ने उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए बहुत सफल प्रयास कर सफलता अर्ज की है। उत्तर प्रदेश में पहली बार डेमोक्रेसी नीचे तक परकोलेट होती हुई दिखाई पड़ती है। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों नासूरों को मुक्त कर आज लोकतंत्र को उत्तर प्रदेश में आजादी के 75 साल के बाद पहली बार पनपते हुए हम देखते हैं। मित्रों, योगी जी के नेतृत्व में ढेर सारे संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे, मैं कह सकता हूं 92.6% संकल्पों की सिद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र उपलब्ध है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की साइट पर, आप उठाकर दे सकते हैं। उसमें से इतनी बड़ी उपलब्धि शायद ही किसी चुनी हुई सरकार ने देखी होगी। मोदी जी स्वयं उत्तर प्रदेश से सांसद है, काशी के सांसद है। जब मोदी जी ने काशी में रोड शो देखा तब जनता अपने लिए काम करने वाले अपने प्रिय नेता को किस प्रकार से स्वागत कर सकती है, इसका लोकतंत्र के अंदर एक ऐतिहासिक उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश के कैंपेन के अंदर देखा है। मोदी जी की रैलियों के अंदर जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा, जन सैलाब ने जिस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया, उनकी बातों का जिस प्रकार से रिस्पॉन्स दिया है, इसी से मालूम पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड के अंदर एक भी बड़े कौभांड के बगैर, एक भी करप्शन के आरोप के बगैर 5 साल तक सरकार चली है। 1 रैंक 1 पेंशन की उपलब्धि उत्तराखंड के घर घर तक आज उनको लगता है कि 40 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मांग को पूरा किया है। 1 रैंक 1 पेंशन से रिटायर्ड सैनिकों के सम्मान को उन्होंने सुरक्षित करने का काम किया है। कांग्रेस के तुष्टीकरण के खिलाफ भी वहां पर एक प्रकार से बहुत बड़ा गुस्से का माहौल दिखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर
जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लिए गए, वहां एक भरोसा बना है कि दुनिया भर के रिलीजियस टूरिस्टों को उत्तराखंड बहुत अच्छे तरीके से आकर्षित करेगा। चाहे केदारधाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे बद्रीधाम के विकास की बात हो, चाहे ऑल वेदर रोड 4 धाम तक पहुंचाने की बात हो, इस सभी कामों को वहां की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। मणिपुर एक ऐसा दूसरा राज्य बनेगा जहां पर मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर असम के बाद फिर से मणिपुर में सरकार बनाएगी और हम हमारी अपनी बहुमत के साथ मणिपुर में करेंगे। मणिपुर ने 15 साल कांग्रेस के कुशासन को देखा है। वहां पर ब्लॉकेड, बंद, हिंसा, नशा, ये सारी चीजों से मणिपुर मुक्त होकर आज ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़ा है। महिलाओं के बाजार वहां एस्टैब्लिश हुए हैं, मेडिकल के बड़े बड़े अस्पताल वहां पर एस्टैब्लिश हुए हैं। पहाड़ और घाटी के बीच में जो तनाव था, झगड़ा था, उसको पूर्णतया समाप्त करने में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारे वहां के मुख्यमंत्री ने भी बहुत बड़ा इसमें रोल निभाया है। विरासत और संस्कृति को भी हमने मजबूत करने का काम किया है। रानी मां के नाम पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय, अंडमान में माउंट मणिपुर का नामांकन और 31 जनजातियों के स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय बनाकर हमने मणिपुर की विरासत को आज एक उच्च स्थान दिया है। खेलों का हब बनाने के लिए देश की पहली खेल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में 800 करोड़ के खर्चे से बनी है और जैविक मणिपुर ब्रांड आज पूरे भारत के अंदर एक ऑर्गेनिक ब्रांड के रूप में डेवलप हो रही है। मणिपुर की जनता ने एक बहुत अच्छा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, ऐसा मैं मानता हूं। गोवा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ढेर सारे काम किया है। अटल सेतु, आधुनिक जुआरी सेतु, मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और राष्ट्रीय राजमार्गों के अंदर 60,000 करोड़ का निवेश छोटे से राज्य के अंदर, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीपीआर के अंदर 32,000 करोड़ का निवेश भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मुझे विश्वास है कई सालों से, कई चुनावों से गोवा त्रिशंकु विधानसभा का एक प्रकार से अनुभव कर रहा है। पहली बार गोवा में इस बार पूर्ण बहुमत की एक सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने को मिलेगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सभी जानते हैं, देश के लोकतंत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ की आबादी है, 403 विधानसभा की सीटें हैं और वहां पर जिस प्रकार से मोदी जी की सारी योजनाओं को योगी जी ने नीचे तक पहुंचाया है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाना हो, चाहे एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे खेलों के लिए सुविधा बनानी हो, चाहे 24 घंटा बिजली पहुंचानी हो, बिजली का उत्पादन बनाना हो, कृषि के उत्पादन के साथ साथ कृषि के भाव मिल पाए सुनिश्चित करना हो, देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदी करनी हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार ने यहां पर मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है और पहली बार 15 करोड़ गरीबों के मन में एक आशा का दिया जगता हुआ मैंने कैंपेन के अंदर देखा है कि मोदी जी जो योजनाएं लेकर आए हैं वो उनके जीवन को देश के बाकी हिस्सों के और उत्तर प्रदेश के बाकी लोगों के साथ बरोबरी का जीवन जीने के लिए एक मौका देगा। इसके कारण आज एक आत्मविश्वास जगा है। जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता है तो परफॉर्म करने का एक मौका हर क्षेत्र के अंदर मिलता है। जब किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सुरक्षा के भाव के साथ जब कोई कंट्रीब्यूट करने के लिए देश या राज्य के विकास के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए निकलता है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। कुल मिलाकर ये चुनाव अभियान आज समाप्त हो रहा है। उस वक्त मैं इतना कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह
पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को जिस प्रकार से शुरू किया है, मैं मानता हूं न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये शुभ है ही है, परंतु हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए भी ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा समय लेकर आएगा, इसका मुझे विश्वास है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, मोदी जी और श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चारों राज्यों में, जहां हम अधिकार में थे, जहां हम सरकार में थे, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारी पोजीशन को मजबूत करेगी और आने वाले दिनों में नड्डा जी के नेतृत्व में बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी मजबूत करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। एक सेकंड बोलेंगे, आप नाम बोलेंगे। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। सर, दो चीज जानना चाहता हूं। पहली बात की 2017 और 2022 का कंपैरिजन करें तो बीजेपी के लिहाज से उसमें क्या फर्क नजर आता है आपको? इस बार ऐसा क्या अच्छा है जो पिछली बार नहीं था, या क्या मुश्किल है जो पिछली बार नहीं था? और दूसरी चीज, जो वोटिंग परसेंटेज है उसका जो खासतौर पर ईस्टर्न यूपी के लिहाज से उसे कैसे देखें? देखिए, हम सब जानते हैं थोड़ी बहुत परछाई तो कोरोना की तीसरी लहर की वोटिंग प्रतिशत पर दिखाई पड़ती है, परंतु मैं मानता हूं कि इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहां से कोरोना के भय के बावजूद भी इतना वोटिंग प्रतिशत में कोई कमी देखने को नहीं मिला है। और जहां तक दो कैंपेन के बीच में सवाल था, 17 में हम वादा लेकर गए थे, अब वादा निभाकर ये नींव पर एक मजबूत इमारत बनाने का नया वादा लेकर गए हैं। तो राजनीति के अंदर जो लोग काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम करते हैं, वो सब के लिए ये निश्चित रूप से संतुष्टि का मुद्दा है कि हम जो वादे किए थे उसको सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाए हैं। विनीत, टीवी 18। हाँ सर, जिस तरह से हमने देखा मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास का जिस तरह से भाषण आया, उनका ये मानना है कि उनकी सरकार बनने जा रही है और वो कह रहे हैं कि अधिकारियों का 6 महीने तक तबादला नहीं करेंगे। कैसे देखें सर? नहीं तो चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता कुछ। आप पूछ सकते हैं। नड्डा जी, आपसे एक सवाल है। मैं श्रीकांत भाटिया हूँ जी। सर, सवाल, आप खुद अभी से हार स्वीकार कर रहे हैं कि पंजाब में हम नहीं आएंगे, तो सर ऐसी क्या कमियां रहेगी जो पंजाब में आप सिर्फ कह रहे प्रदर्शन अच्छा होगा? और दूसरा छोटा सवाल है, उत्तर प्रदेश में आप कांटे की टक्कर मानते हैं या नहीं मानते हैं सपा से? अगर भाजपा को कुछ सहयोगी दल लेने पड़े बाद में आपका चुनाव, तो क्या उसके लिए भाजपा के ऑप्शंस खुले हैं कि कोई भी पार्टी भाजपा को सपोर्ट करे और भाजपा सरकार बने? देखिए, जहां तक पंजाब का सवाल है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनसंघ के समय से बात कर रहा हूं, पहली बार 65+ सीटों पर कमल के निशान के साथ जाने का अवसर मिला है। इससे पहले हम 23 सीटों पर सीमित थे और हम गठबंधन के धर्म को निभा रहे थे। उस समय 2014 की बात है, 2014 से पहले की बात है, जब चुनाव आया तो सब लोगों ने कहा कि आपको गठबंधन से अलग निकल करके चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, और एनडीए का धर्म निभाते हुए हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और हमें मालूम था कि उसके कारण हमारे पंजाब में ग्रोथ रुकी हुई है, हमने फिर भी नहीं छोड़ा। 2014 में भी कहा कि आप अकेले लड़ेंगे तो पंजाब में यू विल गिव ए बेटर रिजल्ट, बट वी सेड नहीं, हम एनडीए का गठबंधन की धर्म को निभाएंगे। वो हमको छोड़ करके गए और संयुक्त अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के छोड़ने के पश्चात हमें पहली बार मौका मिला और इस बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 65+ सीटों पर कमल के निशान पर गई है। इसलिए अगर हमारी रुकावट थी तो हमारे गठबंधन के कारण हमारा स्कोप कम था, और वो भी शहरी इलाका में, वो भी शहरी इलाके में कुछ पंजाब के एक पार्ट में सीमित था। आज हम पंजाब के सभी पार्ट में गए, माजा में भी गए, दुआबा में भी गए, मालवा में भी गए, और सब जगह हमको उसका सपोर्ट मिला है। तो इसलिए हम उत्साहित भी हैं और हमें आशावान हैं कि हमको उसमें सफलता मिलेगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। हमेशा आपने कांटे की टक्कर, आपने नहीं, लोगों ने रखी है, और हमेशा कहा, कभी कहा
कि ये कांग्रेस का गठबंधन है, भाई भाई आ गए, अब पता नहीं भाई दो लड़के आ गए, और वो फिर भाई भाई एक दूसरे को दोष देने लगे। फिर उसके बाद भाई जी और बुआ जी आ गई, और चुनाव के बाद फिर दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। अब जो आए वो एक सीमित इलाके से सीमित जिलों का गठबंधन है, तो टक्कर कांटे की टक्कर का तो सवाल ही नहीं उठता। एक तरफा है, लोगों का पूरा रुझान है, और हर चुनाव के पहले ऐसा वातावरण बनता है, और हर चुनाव के नतीजे के बाद सब लोग कहते हैं कि आपने तो आना ही था। तो हम उसी तरीके का वातावरण इस बार भी हमको देखने को मिलता है। किसी के सहयोग लेने की जरूरत नहीं है। अपना दल निषाद पार्टी के साथ हमारा संपूर्ण गठबंधन है, और एनडीए अच्छी मेजॉरिटी के साथ आ रही है। विभा शर्मा। आपने पंजाब के बारे में तो बता ही दिया, पर फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि पंजाब में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर आप क्या बता सकते हैं कि कौन फिर सरकार बना रहा है वहां पे? ज्यादा अच्छा आपसे कौन कर रहा है? देखिए, पहले मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दूं। मैंने कहा था हम पंजाब में हमारी स्थिति को मजबूत करेंगे। इट डजंट मीन कि हम सरकार बनाने का क्लेम नहीं करते। मजबूत करने का मतलब सरकार भी होता है। एक दूसरा, जहां तक पंजाब का सवाल है, पंचकोणीय मुकाबला है। कम से कम राजनीति में काम करने वाले कोई भी व्यक्ति अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं है। कोई ज्योतिषी को जरा आप इंटरव्यू करोगी तो शायद ज्यादा तो जवाब मिल पाए। राकेश पीटीआई। नहीं प्लीज एक मिनट। पंजाब से जुड़ा ही सवाल है। मेरा नाम कुमार राकेश है। नड्डा जी, ये पहली बार पंजाब में हम बताया 65 सीटों पे भाजपा चुना। माननीय गृह मंत्री सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे सवाल का जवाब चाहते हैं, क्या अभी 65 सीटों का जो गठबंधन है, स्वाभाविक जो भी विश्लेषक हैं कि भाजपा के ज्यादा सीटें आएंगी और सरकार वही बना सकती है, उनको बनाना चाहिए। इसमें आप क्या सोचते हैं, इसमें क्या विचार? कहा ना, अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि हम एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उसके कारण सरकार बनने का भी जब योगदान आएगा तो उसमें जैसा रिजल्ट आएगा उसके अनुसार हम तय करेंगे। राकेश पीटीआई। सर, ये मेरा सवाल होम मिनिस्टर से है। सर, ये उत्तर प्रदेश के कैंपेन में ये देखने को मिला कि एक लॉ एंड ऑर्डर और फ्री राशन अगर एक बड़ा इशू है, तो वहाँ पर एक बेरोजगारी का मामला भी सुनने में आया, स्ट्रीट कैटल का भी मामला सुनने में आया, प्राइस राइज की भी कुछ लोग बात कर रहे थे। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा इसका एक नेगेटिव असर भी होगा? देखिए, हर प्रकार के मुद्दे अपनी अपनी असर तो छोड़ते ही है, परंतु आकलन प्लस ज्यादा है या माइनस ज्यादा है, इसके आधार पर लगाना चाहिए। और मैं 14, 17 और 19 तीनों चुनाव में वहां रहा हूं। इस चुनाव में भी नड्डा जी के और मोदी जी के नेतृत्व में मैंने प्रचार किया है। अगर कोई ऐसा कहता है कि कुछ परिणाम डाइल्यूट भी होने वाला है, तो इसको निराशा हाथ लगने वाली है। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यतीन्द्र। सर, क्या लगता है जो किसान आंदोलन लंबे समय तक चला, उसका नुकसान पंजाब, जो आप कह रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी स्थिति होगी, लेकिन जो स्थिति आप 4 राज्यों के हिसाब से बता रहे हैं, पहले 2 चरण जो उत्तर प्रदेश के रहे उन पर भी असर पड़ा होगा? मैंने तो जवाब दे दिया भाई, 7 चरण का प्रचंड बहुमत कहा है। अब किसान आंदोलन आप लोगों के दिमाग में ही है, ना किसानों के दिमाग में है, ना पार्टियों के दिमाग में, सिर्फ पत्रकारों के दिमाग में है। अनामिका रत्ना। अमित जी, शुरुआत बीजेपी की विकास कार्यों की बातों से हुई थी, और आप कह भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पार्टी ने और सरकार ने काफी विकास किया है। चुनाव की जो कैंपेन की शुरुआत विकास से हुई थी, वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन पर भी आ गई, मथुरा काशी, इन तमाम चीजों पर। कोई नहीं बोला है मथुरा काशी, आपके अलावा कोई बोला नहीं है मथुरा काशी। सर, आपके कई नेताओं ने। अरे भाई, कोई छुटपुट बोला होगा, बाकी मथुरा काशी कोई नहीं बोला है जी। आप बोल रही है बस। मेरा सवाल है आपसे कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या आपको सभी वर्गों ने वोट दिया है आपके विकास पर? सभी वर्गों से मतलब आय ग्रुप से है तो दिया है, बाकी हम धर्म के आधार पर नागरिकों को बांटने में नहीं मानते हैं। सभी नागरिक भारत के नागरिक होते हैं, इसका धर्म नहीं देखना चाहिए। हिमांशु, रिपब्लिक टीवी। सर, गृहमंत्री जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं।
जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत जो है वो बहुत अच्छे नेता रहे हैं, वो आप चाहते थे कि वो गलत जगह पे चले गए, सही जगह पे आए, तो क्या चुनाव के बाद ये संभावना बन सकती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन करें? वो हमें तय नहीं, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं भाई। किसी के सपोर्ट समर्थन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। हम पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, आपने प्रचंड बहुमत की बात की, कई बार परिणाम जो है वो विपरीत आ जाते हैं। परसों से एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे, 10 को परिणाम आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ सीट्स के नीचे अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है उत्तर प्रदेश में, तो आप सीएम फेस बदलने का विचार करें? काहे के लिए सीएम फेस बदलना है? अरे यार, पार्टी भी मेरी तुम चला लोगे। जी न्यूज से मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल पंजाब से है। आपने कहा कि हम भी सरकार बना सकते हैं, मजबूत स्थिति में है। कुछ लोग कह रहे हैं एक मौका आम आदमी पार्टी, कुछ लोग कह रहे हैं हंग हो सकता है। अगर हंग असेंबली बनती है तो क्या पुराने साथी को फिर एक बार अलायंस में लाया जा सकता है? देखिए, राजनीति में जो और तो नहीं होता, परिणाम आएंगे, पार्टी का पार्लियामेंट्री बॉडी इस पर विचार करेगा और फिर आपको हमारे प्रवक्ता इन्फॉर्म करेंगे। लीज मैथ्यू। सर, इलेक्शन का जो चुनाव के पूरे कैंपेन में हमने ये वेलफेयर मेजर्स, लॉ एंड ऑर्डर इशू, लेकिन लास्ट जो उस पे आ गए तो ये यूक्रेन का इशू, उनको जो बच्चों को वापस लाना भी एटलीस्ट टॉक में था। इसका असर कोई चुनाव में आप दिख रहे? निश्चित रूप से दिखाई पड़ा है, पॉजिटिव असर हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने बड़ी तत्परता के साथ इसकी व्यवस्था करी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी से ही हम इसके पीछे लगे थे। 15 फरवरी को हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी। चारों राज्यों के अंदर, चारों पड़ोस के देशों के अंदर हमारी रूसी भाषा में बोलने वाली टीमों को भी भेज दिया था। 24 घंटा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित कर दिया गया और हेल्पलाइन भी चालू कर दी, चाहे रोमानिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे पोलैंड हो, हंगरी हो, सब जगह पे चालू कर दी। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 4 मार्च तक 16,000 नागरिक यूक्रेन की सीमा में के बाहर लाने में हमें सफलता मिली है। 13,000 से ज्यादा लोग भारत में वापिस आ गए हैं और लगभग अगले 24 घंटों में 16 और फ्लाइट वापिस आ जाएगी। तो इसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक असर चुनाव में भी पड़ा है, देश में भी पड़ा है। और मोदी जी जब मिले बच्चों को तो बच्चों ने धन्यवाद भी किया, आनंद भी व्यक्त किया और चुनाव जीतने की शुभकामनाएं भी दी। अंतिम सवाल सर, उत्तर प्रदेश चुनाव में ब्राह्मणों की नाराजगी से क्या कुछ कमी दिख रहा है सीटों में? नहीं, आपको किसी का फोन आया तो ठीक है, मैं बहुत सारे ब्राह्मणों को मिला हूं, कोई नाराजगी नहीं है। सब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बहुत भाई पूछने तो न आप चुनाव प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हर पार्टी अपने अपने तरीके से, अपने अपनी क्षमता से, अपने अपनी पद्धति से प्रचार करती है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता। मुझे लगता है सोनिया जी ने इसको ध्यान से देखना चाहिए। पूछिए। इस तरह यूपी में जो नॉन मुस्लिम ओबीसी सीट्स हैं सर, उसमें बीजेपी ने 2014, 17, 19 में स्वीप किया था। इस बार जो रेजिग्नेशन हुए हैं, प्रसाद मौर्य हो या फिर दारा सिंह चौहान हो, तो उनको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, हमारे पास से कुछ व्यक्तियां जरूर गई है, वोटर नहीं गया है। वोटर बिल्कुल चिपक कर हमारे पास है। जो गए हैं उनके परिणाम जरा काउंटिंग के दिन देख लेना। नीलू रंजन, दैनिक जागरण। जी, आपने कहा कि हमें किसी की जरूरत उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगी, लग भी रहा है। माफ करना, सरकार बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं। मैंने ऐसा ग्रॉस स्टेटमेंट नहीं किया है भैया कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सबकी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। जयंत को गलती सुधारने का मौका आप देंगे चुनाव के बाद, मतलब सरकार बनने के बाद? देखिए, मैं रिपीट करता हूं, हमें सरकार बनाने के लिए किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी तो राजनीति चलती रहती है अपनी जगह पे। ठीक है, बहुत बहुत
सर बात की तो इस तरीके से कई पार्टी के नेताओं की एक पुत्रों को लेकर देंगे उसने राजी खुल के सामने आई आज रीता जोशी जी के पुत्र ने सपा ज्वाइन कर ली, क्या कहेंगे इस पर? नहीं तो कई लोग ज्वाइन कर, कई सारे लोगों ने बीजेपी के ज्वाइन कर ली, क्या कहेंगे आप बताइए? अरे यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप? हम सब जानते हैं कि अभी 6 बजे 7वें चरण का चुनाव का प्रचार रुक गया और हम सब लोग चुनाव के प्रचार के दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में जिस तरीके से प्रचार किया उस विषय को लेकर के कुछ बातों को आपके सामने रखने का हम प्रयास करेंगे और सम्मानीय गृह मंत्री जी भी उसी विषय पर अपना प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि यह 5 राज्यों का चुनाव का शुरुआती दौर कोरोना के तीसरे संक्रमण के दौर से गुजरता हुआ प्रारंभ हुआ और हम सब लोग जानते हैं कि 8 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक विभिन्न कोरोना के प्रोटोकॉल्स के रिस्ट्रिक्शंस के बीच में चुनाव का प्रचार हुआ। लेकिन हम 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। विशेष रूप से उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस विशेष परिस्थिति में भी 5 राज्यों में कोरोना के सारे नियमों को मानते हुए किस तरीके से प्रचार अच्छा हो सकता है, सक्षम हो सकता है और असरदार हो सकता है, इस बात का प्रयास किया गया। सबसे पहले तो मैं 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने चुनाव को बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से मुद्दों के आधार पर अपना वोट दिया है और उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के मुद्दों को लेकर के फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे वो मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, इन 4 राज्यों में जहां हम सरकार में थे वहां 4 राज्यों में अच्छी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को इन प्रदेशों की जनता ने भेजने का निर्णय किया है। ऐसा हमें चुनाव के प्रचार से अनुभूत होता है और इसके लिए हम विशेष रूप से उनको धन्यवाद देते हैं कि मुद्दों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा इस तरीके का माहौल हम सबको देखने को मिला है। चुनाव में हम सबका मुद्दा एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण, युवा का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण और गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसका सशक्तिकरण का मुद्दा इस चुनाव में हम सबके लिए रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गरीब, गांव, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सशक्तिकरण किया है उसका बहुत ही सकारात्मक रिस्पांस हमको देखने को मिला चुनाव के दृष्टि से। फिर चाहे वो जनधन योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, सभी योजनाएं गरीब को मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से ये योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जो किया गया है उसके प्रति बहुत ही सकारात्मक सभी राज्यों में हमको देखने को मिला और इसको हम लोगों ने एक तरीके से चुनाव की दृष्टि से हमको एक बहुत ही एक पॉजिटिव दृष्टि से लोगों का सहयोग मिला है जो वोट में ट्रांसफर हुआ है, ऐसा हम मानते हैं और इसके लिए भी हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा विषय रहा 4-5 राज्यों में वो विकास का रहा और विकास में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कनेक्टिविटी,
इसके साथ साथ हाईवेज, एयरपोर्ट्स, तो ये सब मिलाकर के अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने हैं। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 यूनिवर्सिटीज, 78 डिग्री कॉलेजेस, 28 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 59 मेडिकल कॉलेजेस और प्रैक्टिकली सभी स्टेट्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। उत्तर प्रदेश में 2, यहाँ उत्तराखंड में 1, उसी तरीके से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गोवा में, और मणिपुर में हॉस्पिटल का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का डेवलपमेंट इस तरीके से देखने को मिला। और अगर हम गोवा की बात करें तो संपूर्ण आत्मनिर्भर गोवा, संपूर्ण विकास के दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व रहा। 10 साल के अंदर जो वहाँ विकास हुआ, आज गोवा की तस्वीर बदली हुई है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखें, ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस, फ्लाई ओवर्स, एक उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और स्वयं संपूर्ण गोवा जो विषय था, वो विषय भी बहुत अधिक रूप में वहाँ पर कारगर हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 धाम की सड़क, ऑल वेदर रोड और टूरिज्म को डेवलप करना, प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष करके उत्तराखंड के प्रति अगला 10 साल उत्तराखंड का है, इसका अपील और लोगों का उसमें उसका रिस्पांस, और उसी तरीके से सौंदर्यीकरण का विषय, बाकी सारे विषय, और एम्प्लॉयमेंट के दृष्टि से भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हुआ है, उसका भी यूथ का अच्छा रिस्पांस आया है, ये हमको देखने को मिला है। तो हम ये महसूस करते हैं कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी मेजॉरिटी के साथ लोग फिर से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर वॉज अ स्टेट ऑफ ब्लॉकेड्स, मणिपुर वॉज अ स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी, मणिपुर वॉज अ स्टेट ऑफ टर्मोइल। वहाँ हमेशा ही बंद, ब्लॉकेड्स और इंसर्जेंसी का काम, तकलीफ का काम था। 5 साल में कोई ब्लॉकेड नहीं हुआ, डेवलपमेंट पूर्णतः हुआ, कनेक्टिविटी रोड का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है, रेलवे लाइन इम्फाल पहुंच रही है, इसका भी प्रयास चला हुआ है और उसको तीव्र गति से किया जा रहा है। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो एक वहां पर, और वहां का बहुत ही सकारात्मक स्पष्ट रूप में लोग भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ला रहे हैं। जहां तक पंजाब का सवाल है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा अमरिंदर सिंह जी और ढींसा साहब के साथ समझौता होते हुए हम चुनाव में गए। पहली बार मौका हमें मिला कि 65+ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गई है और बहुत ही सकारात्मक हमको वहां पर रिस्पांस मिला है, और हम वहां पर जिसको कहते हैं मोर देन एक्सपेक्टेशन, हम अच्छा नतीजा वहां लाएंगे, इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ये कुल मिलाकर के चीज़ें देखने में आई। पंजाब का जहाँ तक बात करें तो चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर हो, मोदी जी के द्वारा उसको जो 1947 से नहीं किया गया था, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये GST लंगर को फ्री करना गुरुद्वारे में, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो FCRA का रजिस्ट्रेशन देना हरमंदिर साहब को, उसी तरीके से जो ब्लैक लिस्ट किए गए लोग थे 314 लोग, उनको डिलिस्ट करना। तो बहुत बड़ा काम, ये जो सिख राइट्स में 1984 में जो हुआ था उसको वापस उनको बुक करना और जेल में डालना, ये कोई नहीं कर सका, मोदी जी के द्वारा हुआ है, और पंजाब में इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, ये हमको देखने को मिला है। जब से कैंपेन शुरू हुआ तब से प्रधानमंत्री जी की सभी राज्यों में बड़ी संख्या में रैली होना, माननीय रक्षा मंत्री जी की रैली होना, माननीय गृह मंत्री जी की रैली होना, माननीय नितिन गडकरी जी की रैली होना, और पहले क्लोज डोर हुई, बाद में ओपन जनसभाएं हुई, और मैं आपको उसके आंकड़े आपको मिल जाएंगे कि किस किस ने कितनी रैलीज की हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में रैलीज हुई। मैंने खुद काफ़ी रैलीज को एड्रेस किया, और इसके साथ साथ सभी चारों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स
और अन्य स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर्स ने रैली की, तो स्टेट लेवल पर भी उसको काफ़ी अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। और हमारे स्टेट लीडर्स ने भी प्रैक्टिकली सभी विधानसभाओं को टच किया है। और एक कैंपेन जो था हमारा, वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन था, ताकि कोई भी विधानसभा छूट ना जाए और जो मुद्दे थे उस मुद्दे से जुड़ते हुए लोग वहां पर अपना कैंपेन को चलाएं, इस बात को देखा गया। तो बहुत ही जिसको कहते हैं कि स्मूथ कैंपेनिंग और एग्जॉस्टिव कैंपेनिंग और जिसको कहते हैं कि हर विषय को टच करता हुआ कैंपेन को कैसे रिस्पॉन्सिव कैंपेन बनाया जा सकता है, तो इस तरीके का एक कैंपेन चला है। मैं जहां सारे पांचों राज्यों के वोटर्स को धन्यवाद देता हूं और 4 राज्यों में जो हम सरकार में आ रहे हैं उसके लिए हम वोटर्स को धन्यवाद देते हैं। और अपने पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके लगे रहे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। सब ने बहुत ही कर्मठता के साथ अपना काम किया है और इस तरीके का कैंपेन रहा है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप विशेष रूप से कैंपेन और कैंपेन के साथ साथ मुद्दों के बारे में और गहराई से प्रकाश डालें, ताकि